हथियारों ने घंटों तक यातना देने के बाद संतोष देशमुख के ऊपर पेशाब किया और इस पूरी क्रूरता को वीडियो में रिकॉर्ड किया ताकि आने वाले समय में किसी और को डराया जा सके। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी, यह एक संदेश था, एक खौफनाक चेतावनी की जो भी 2 करोड़ की रंगदारी के रास्ते में आएगा उसका यही हश्र होगा। लेकिन इस षड्यंत्र की जड़ें इतनी गहरी थीं कि एक मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। लेकिन एक मामूली सरपंच को मारने के पीछे इतनी क्रूरता क्यों? इस हत्याकांड के तार सत्ता के गलियारों तक क्यों पहुंचे? एक मंत्री को अपने सबसे करीबी सहयोगी का नाम सामने आने के बाद अचानक इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्या मकसद सिर्फ हत्या था या यह 2 करोड़ की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? इस साजिश का सूत्रधार कौन? एक स्थानीय बाहुबली या फिर सत्ता के गलियारों का कोई करीबी? यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता और संगठित अपराध के गठजोड़ में उलझे हमारे समाज का आईना है। आप देख रहे हैं पीपी ट्रू क्राइम इंडिया, सच्चाई की तलाश में एक और कदम। कहानी शुरू होती है मासजोग गांव से, जहां संतोष देशमुख एज 45 वर्ष सरपंच थे। वह एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन स्थानीय समुदाय में उनकी एक आवाज थी। जब गांव का कोई प्रतिनिधि ईमानदार और निडर हो तो वह अक्सर ताकतवर लोगों के रास्ते का कांटा बन जाता है। 9 दिसंबर 2024 को संतोष देशमुख अचानक गायब हो गए। उनका परिवार परेशान हो गया। जब वे शाम को घर नहीं लौटे तो शुरू में इसे एक सामान्य गुमशुदगी माना गया, लेकिन जल्द ही यह मामला बीड जिले की पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला था। जांच की पहली कड़ियां बताती हैं कि देशमुख को आखिरी बार उमरी टोल नाका के पास देखा गया था। यहीं से उन्हें अगवा किया गया। अपहरण की यह घटना रात के अंधेरे में हुई और जिसने भी इसे अंजाम दिया वह जानता था कि देशमुख को कहां ले जाना है। चिंचोली टाकली शिव, जहां से क्रूरता की गूंज बाहर नहीं निकल सकती थी। कुछ घंटों बाद एक राहगीर ने दाइठना फाटा के पास एक शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, ये पुष्टि हो गई कि यह शव मासजोग के सरपंच संतोष देशमुख का है। लाश की स्थिति देखकर पुलिसकर्मी भी स्तब्ध रह गए। देशमुख के शरीर पर जोरदार और लगातार यातना के निशान थे। यह केवल हत्या नहीं थी, यह प्रतिशोध था। यह दहशत फैलाने का इरादा था। जिस तरह से उन्हें मारा गया उससे साफ था कि अपराधी पेशेवर थे और उनका मकसद सिर्फ देशमुख को खत्म करना नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को डराना था। जांच अधिकारियों ने तुरंत यह महसूस किया कि यह मामला स्थानीय रंजिश से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक सरपंच की इस तरह निर्मम हत्या, खासकर जिस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया था, वह किसी साधारण अपराधी का काम नहीं हो सकता था। इसके पीछे संगठित अपराध सिंडिकेट का हाथ होने का संदेह गहरा गया। इस हत्या की गंभीरता और इसमें छिपी राजनीतिक शक्ति को भांपते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत मामले को स्थानीय पुलिस से हटाकर एक विशेष जांच दल एसआईटी को सौंप दिया। एसआईटी का गठन इस बात का प्रमाण था कि राज्य स्तर पर भी इस मामले के गंभीर निहितार्थों को समझा जा रहा था। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था कि स्थानीय स्तर पर कोई राजनीतिक दबाव या हेरफेर जांच को प्रभावित न करे। अब सीआईडी के पास इस क्रूर पहेली को सुलझाने का कठिन कार्य था। जैसे ही सीआईडी ने कमान संभाली, पारंपरिक जांच के तरीकों को दरकिनार कर तकनीकी और फोरेंसिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया। जांच का मुख्य आधार बना संतोष देशमुख और संदिग्धों के मोबाइल फोन का डेटा। सीआईडी ने घटनास्थल चिंचोली टाकली शिव के आसपास के सेल टावरों से संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू किया। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, सीडीआर के गहन विश्लेषण से एक महत्वपूर्ण पैटर्न सामने आया। शारीरिक रूप से अपराध को अंजाम देने वाले गुंडों का एक अज्ञात मास्टर या साहब से लगातार संपर्क था। यह लगातार संचार यह दर्शाता था कि हत्या की योजना को केवल क्रियान्वित नहीं किया जा रहा था, बल्कि इसे दूर से नियंत्रित किया जा रहा था। जांच का सबसे चौंकाने वाला और निर्णायक मोड़ तब आया जब सीआईडी ने गिरफ्तार किए गए कुछ संदिग्धों के डिजिटल उपकरणों से डेटा रिकवर किया। चार्जशीट में यह खुलासा हुआ कि हमलावरों ने यातना की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया था। हथियारों ने देशमुख को घंटों तक बेरहमी से पीटा। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ हत्या को रिकॉर्ड करना नहीं था, यह संगठित अपराध सिंडिकेट का एक भयावह हस्ताक्षर था। यह रिकॉर्डिंग भविष्य में किसी भी विरोधी को डराने और आतंक का शासन स्थापित करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल की जानी थी। इस क्रूरता की पराकाष्ठा तब सामने आई जब चार्जशीट में यह दर्दनाक विवरण दर्ज किया
गया कि यातना के दौरान देशमुख पर कथित तौर पर पेशाब भी किया गया था। यह केवल शारीरिक हिंसा नहीं थी, यह इंसानियत को कुचलने का एक घिनौना प्रयास था जो हत्यारों की मानसिक विकृति और उनके आकाओं के क्रूर इरादे को दर्शाता था। इस डिजिटल सबूत ने केस को पूरी तरह से बदल दिया। यह अब केवल एक गुमशुदगी या हत्या का मामला नहीं रहा, यह सुनियोजित, क्रूर और संगठित अपराध का स्पष्ट मामला था। सीआईडी ने महसूस किया कि वे एक बड़ी आपराधिक साजिश के केंद्र में पहुंच चुके हैं। वीडियो साक्ष्य और कॉल डेटा के आधार पर सीआईडी ने तेजी से कार्रवाई की। संगठित अपराध सिंडिकेट के कई मुख्य सदस्य गिरफ्तार किए गए। इनमें शामिल थे सुदर्शन घुले, जयराम चाटे, विष्णु चाटे, सुधीर सांगले, सिद्धार्थ सोनवणे, महेश केदार और प्रतीक घुले। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने धीरे धीरे उस उच्च अधिकारी की ओर इशारा करना शुरू कर दिया जिसके निर्देश पर वे काम कर रहे थे। उन्होंने कबूल किया कि सभी निर्देश और योजनाएं एक बाहरी व्यक्ति, एक मास्टरमाइंड से आ रही थीं, जो पर्दे के पीछे से इस पूरी साजिश को संचालित कर रहा था। पुलिस को अब पता चल गया था कि संतोष देशमुख की हत्या का तार कहां तक जाता है। यह एक रंगदारी के खेल से जुड़ा था और इसका मास्टरमाइंड सत्ता के एक शक्तिशाली व्यक्ति का करीबी था। इससे पहले कि हम साजिश के असली चेहरे को उजागर करें, यह समझना जरूरी है कि संतोष देशमुख कौन थे। 45 वर्ष के देशमुख मासजोग गांव के विकास के लिए समर्पित थे। वह अपने गांव में आ रहे प्रोजेक्ट्स, खासकर अवॉर्डा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे विंड मिल प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। देशमुख ने अपने गांव में होने वाले अवैध कामों को रोकने की कोशिश की। वह स्थानीय बाहुबलियों के लिए एक रुकावट थे जो अपनी राजनीतिक ताकत का उपयोग करके इन परियोजनाओं से पैसा निकालना चाहते थे। देशमुख की निडरता ने उन्हें एक खतरनाक दुश्मन बना दिया। उनकी ईमानदारी ने उन्हें मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। इस पूरी क्रूरता का मूल कारण था आर्थिक लालच। अवाडा एनर्जी कंपनी इस क्षेत्र में एक बड़ा विंड मिल प्रोजेक्ट चला रही थी। स्थानीय आपराधिक सिंडिकेट ने कंपनी के अधिकारियों से 2 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि की रंगदारी, एक्सटॉर्शन मांगी थी। 6 महीने पहले भी मई 2024 में सिंडिकेट के सदस्य सुदर्शन घुले ने अवाडा के एक प्रोजेक्ट अधिकारी सुनील शिंदे का अपहरण किया था। यह दिखाता है कि यह गतिविधि एक सतत आपराधिक पैटर्न का हिस्सा थी। संतोष देशमुख इस रंगदारी के प्रयासों को रोकने के लिए खड़े हुए। उन्होंने स्थानीय सरपंच के रूप में कंपनी को अवैध धमकियों से बचाने और सिंडिकेट को चुनौती देने की हिम्मत की। देशमुख का यह विरोध सिंडिकेट के लिए असहनीय हो गया। वे उन्हें खत्म करके सिर्फ पैसे नहीं मांग रहे थे, बल्कि पूरे इलाके में अपनी आपराधिक सत्ता को स्थापित करना चाहते थे। जैसे ही सीआईडी ने फोन रिकॉर्ड्स को खंगाला और गिरफ्तार गुंडों से पूछताछ की, साजिश के केंद्र में बैठा नाम सामने आया, वाल्मीकि कराड़। वाल्मीकि कराड़ कोई साधारण स्थानीय गुंडा नहीं था। वह पर्ली, बीड जिले के विधायक और महाराष्ट्र के तत्कालीन खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी सहयोगी था। वह स्थानीय स्तर पर एक राजनीतिक बाहुबली के रूप में जाना जाता था। चार्जशीट में सीआईडी ने स्पष्ट किया कि कराड़ ही इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य मास्टरमाइंड था। पुलिस के अनुसार कराड़ ने ही सुदर्शन घुले को फोन किया था और नंदूर फाटा के तिरंगा होटल में देशमुख की हत्या की साजिश रची गई थी। कराड़ ने कथित तौर पर शैडो ऑपरेटर की भूमिका निभाई, यानी वह खुद अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसने लगातार अपने सह आरोपियों को निर्देश दिए। अपराध के दौरान भी ऑपरेशनल कंट्रोल बनाए रखा। उसकी राजनीतिक पहुंच का उपयोग इस आपराधिक सिंडिकेट को संचालित करने के लिए किया जा रहा था। जब सीआईडी की चार्जशीट में वाल्मीकि कराड़ का नाम मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में आया, तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की। यह मांग जल्द ही एक राजनीतिक तूफान बन गई, क्योंकि कराड़ का सीधा संबंध एक मंत्री से था। दबाव इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मामले के राजनीतिक और कानूनी निहितार्थों पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ चर्चा करनी पड़ी। धनंजय मुंडे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि मुंडे ने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य बताया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके करीबी सहयोगी पर सरपंच की क्रूर हत्या और रंगदारी की साजिश रचने के आरोपों ने उनके लिए पद पर बने रहना असंभव बना दिया था। यह घटना दर्शाती है कि जब सत्ता के गलियारों में बैठे लोग संगठित
अपराध को संरक्षण देते हैं तो एक ईमानदार व्यक्ति की आवाज को कुचलने के लिए वे किस हद तक जा सकते हैं। संतोष देशमुख की हत्या केवल अपराध नहीं था, यह राजनीतिक संरक्षण के साये में पनप रहे आर्थिक अपराधों का एक दुखद उदाहरण था। फरवरी 2025 में सीआईडी ने इस मामले में 1200 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की। ये चार्जशीट देशमुख के अपहरण, यातना और हत्या के हर पहलू को कवर करती थी। साथ ही अवॉर्डा कंपनी से रंगदारी के प्रयास और कंपनी के सुरक्षा गार्ड पर हमले से संबंधित 3 अलग अलग मामलों को भी शामिल करती थी। चार्जशीट ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि देशमुख की हत्या कराड़ और उसके साथ सहयोगियों द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंक का माहौल बनाना और उनके रंगदारी के प्रयासों का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करना था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी ने आरोपियों वाल्मीकि कराड़ समेत सभी 7 गिरफ्तार और एक फरार आरोपी कृष्णा अंधाले पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम MCOCA 1999 के तहत कठोर धाराएं लगाईं। MCOCA एक असाधारण अधिनियम है, यह साधारण हत्या के मामलों में नहीं लगाया जाता। MCOCA लगाने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अपराधी एक संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है और जारी अवैध गतिविधि में शामिल रहा है। रंगदारी के पूर्व प्रयासों, यातना को रिकॉर्ड करने और राजनीतिक बाहुबली के नियंत्रण ने यह सिद्ध कर दिया कि यह केवल हत्या नहीं थी, बल्कि आतंक पर आधारित एक सिंडिकेट का संचालन था। MCOCA के तहत पुलिस को विशेष निगरानी शक्तियां मिलती हैं और सबूतों के मानकों में डील दी जाती है। इससे आरोपियों के लिए जमानत मिलना और ट्रायल में बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। वाल्मीकि कराड़ ने अपने बचाव में बीड स्थित विशेष MCOCA कोर्ट में एक डिस्चार्ज याचिका दायर की। कराड़ के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का नाम शुरुआती FIR में नहीं था और उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि MCOCA लगाने के लिए आवश्यक जारी अवैध गतिविधि का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस याचिका का विरोध करने के लिए विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कराड़ की संलिप्तता वीडियो रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक रिपोर्ट से सिद्ध होती है। निकम ने तर्क दिया कि यदि कराड़ को इस चरण पर डिस्चार्ज किया जाता है तो ये सिंडिकेट फिर से काम करना शुरू कर देगा, जिससे कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। जुलाई 2025 में विशेष MCOCA न्यायाधीश VH पटवाड़कर ने कराड़ की डिस्चार्ज याचिका को नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह सबूत है कि कराड़ संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य था और जारी अवैध गतिविधियों में शामिल था। कोर्ट ने कराड़ को शैडो ऑपरेटर बताया, जिसने पर्दे के पीछे से हमला निर्देशित किया। इस फैसले ने इस जटिल मामले में ट्रायल का रास्ता खोल दिया और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। संतोष देशमुख की कहानी एक कड़वा सबक है। ये उस भयावह कीमत को दर्शाती है जो ईमानदारी और निडरता को तब चुकानी पड़ती है जब वह सत्ता द्वारा संरक्षित लालच के सामने खड़ी होती है। देशमुख ने सिर्फ एक कंपनी को रंगदारी देने से नहीं रोका, उन्होंने उस राजनीतिक नेक्सस को चुनौती दी थी जो संगठित अपराध का उपयोग करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहता था। उनकी क्रूर हत्या और यातना का वीडियो जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए बनाया गया था। यह एक चेतावनी थी, जो भी विरोध करेगा उसका यही हश्र होगा। लेकिन देशमुख का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सार्वजनिक आक्रोश और मजबूत जांच SIT CID ने मिलकर सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और राजनीतिक बाहुबली वाल्मीकि कराड़ पर भारत के सबसे सख्त अपराध अधिनियम MCOCA के तहत मुकदमा चल रहा है। यह मामला साबित करता है कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी राजनीतिक रूप से सुरक्षित क्यों न हो, हमेशा कानून की पहुंच से बाहर नहीं रह सकता। देशमुख की मृत्यु ने न्याय प्रणाली को मजबूर किया कि वह इस अपराध को एक व्यक्तिगत हत्या नहीं, बल्कि एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट द्वारा राज्य की शांति को भंग करने के प्रयास के रूप में देखे। न्याय की लड़ाई अभी जारी है। 7 आरोपी सलाखों के पीछे हैं और मास्टरमाइंड ट्रायल का सामना कर रहा है। यह केस हमें दिखाता है कि समाज में आईना देखने का साहस होना चाहिए। हमें पूछना होगा, क्या हमारी राजनीति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि एक सरपंच की ईमानदारी
एक मंत्री के सहयोगी के लालच के सामने हार जाए? इस जटिल कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या सत्ता के गलियारों में छिपे ऐसे अपराधियों को सजा मिल पाएगी? संतोष देशमुख के लिए न्याय की यह लड़ाई कब पूरी होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखें। सच्चाई की ऐसी ही गहरी पड़ताल के लिए पीपी ट्रू क्राइम इंडिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम लौटेंगे सच्चाई की एक और पड़ताल के साथ। धन्यवाद।